पिछले वीडियो में हमने ईआर के बारे में देखा था, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर के बारे में देखा था। दो प्रकार की हमने संरचनाएं बनाई थी। एक वो संरचना थी जिसके अंदर राइबोसोम उपस्थित था, एक वो थी जिसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं था विद्यार्थियों। जिसमें राइबोसोम था वो प्रोटीन संश्लेषण का काम कर रहे थे और जिसमें राइबोसोम नहीं था वो वसा का संश्लेषण कर रहे थे। तो हम प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों सबसे पहले हमारे ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर अंतःप्रद्रवी जालिका। और ईआर के बारे में कुछ चीजें नोट कर लो कि ईआर सर्वप्रथम जो है कोशिका के पूर्ण रूप से कंकाल का निर्माण कर रहा है। कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में हमें जानकारी दी, क्लाउडेट, हेलम, इन्होंने नाम भी दिया और इन्होंने खोजा भी था, नाम दिया। हालांकि वैज्ञानिकों से रिलेटेड चीजें हम इस टॉपिक के लास्ट में भी सभी जो कोशिकांग उनको किस किसने खोजा किसने देखा ये सभी हम एक सारणी बना के भी नोट कर लेंगे। हम पहले महत्वपूर्ण चीजों पे इस पे चर्चा करते हैं कि ईआर जो होता है उसके कुछ उपनाम भी आप लोग दे सकते हो। राइबोसोम जो है सॉरी ईआर जो है आपके कोशिका का कंकाल की भांति काम कर रहा है, यानी कंकालीय संरचना, कंकालीय संरचना की भांति आपके शरीर में जिस प्रकार से आपका हड्डियों का ढांचा निर्माण कर रखा है उसी प्रकार से कोशिका के अंदर की जो हड्डियां हैं वो कौन है, ईआर हैं। ओके, ईआर के अंदर हमने संरचना भी देखी थी विद्यार्थियों, हालांकि ज्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है ये। इसकी बात करके चले आगे कि दो प्रकार की हमने ईआर को बांटा था विद्यार्थियों, एक था आरईआर और दूसरा था एसईआर। एसईआर जल्दी से इसे कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी इसकी कंप्लीटली जानकारियां देख चुके थे। चलो मुझे जल्दी से बताओ विद्यार्थियों कि आरईआर जो है वो क्या काम करेगा। तो इसका नामकरण किसके आधार पर पड़ा, झिल्ली पर राइबोसोम, झिल्ली पर राइबोसोम उपस्थित, झिल्ली पर राइबोसोम उपस्थित, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, आरईआर। जिसका कारण इसका नाम आरईआर पड़ा। इधर भी आप नोट कर दो, इस पर राइबोसोम अनुपस्थित, इस पर राइबोसोम अनुपस्थित, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसलिए इसका नाम एसईआर रखा गया क्योंकि इसकी जो झिल्ली थी उसकी झिल्ली पर खुदरापन था ही नहीं, चिकनापन था, इसके कारण हमने इसका नाम ही क्या कर दिया, एसईआर। ये लगभग 2/3 भाग और ये लगभग आपका हो गया 1/3 भाग। ओके, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैं पुनः आप लोगों को दोनों पॉइंट बता देता हूं। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसका काम करेगा भाई प्रोटीन संश्लेषण का, और यह वसा या लिपिड या मेरे डियर विद्यार्थियों स्टेरॉइड, ये एनसीईआरटी 11th क्लास के एनसीईआरटी में दी हुई है कोशिका के जो चैप्टर के अंदर, ये वसा लिपिड स्टेरॉइड का संश्लेषण या स्त्रावण करती है और एसईआर के द्वारा गोल्जी काय का निर्माण होता है, गोल्जी काय का निर्माण भी होता है। तो आरईआर और एसईआर जो है दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि प्रोटीन संश्लेषण का, और ये वसा लिपिड या स्टेरॉइड पदार्थों का क्या करते हैं, स्त्रावण करते हैं, इसलिए उनका नाम एसईआर और इनका नाम क्या पड़ गया, आरईआर पड़ गया। आगे और चर्चा करें विद्यार्थियों कि आरईआर जो है इन दोनों में से सर्वाधिक मात्रा में कौन उपस्थित है, तो ज्यादा हमारे पास में आरईआर उपस्थित और कम कौन है, एसईआर उपस्थित है। अगला हमारा कोशिकांग लेते हैं, गोल्जी काय। इसके उपनाम की सबसे पहले खोज की बात कर लेते हैं, हालांकि खोज हम लास्ट में भी देख लेंगे। इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी। इसने बिल्ली और जो उल्लू होता है
उसकी तंत्रिका कोशिकाओं को ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से अभिरंजित करवा के देखा था। मैं लिख देता हूं, इन्होंने उल्लू तथा बिल्ली की तंत्रिका कोशिकाओं को, तंत्रिका सेल को ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से, या सोल्ट भी यूज किया था, एक चीज याद रखना, से अभिरंजित करके देखा, अभिरंजित करके देखा। ओके, और उपनाम की बात कर ले, डायरेक्टर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, यानी सूक्ष्म जो बॉडीज होते हैं, सूक्ष्म कण जो होते हैं, सूक्ष्म कणों का निर्देशक, निर्देशक एक नाम, और ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस हमारे बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया था एपिग्लोटिस गले में उपस्थित होता है, पुलिस, ये उसके उपनाम हो गए। अब चर्चा कर ले कि बना किससे होता है, निर्माण किससे होता है। तीन चीजें इसका मिलकर निर्माण करती हैं डियर विद्यार्थियों। एक होती है सिस्टनी, और एक होती है नलिकाएं, और एक वाहिकाएं। वही नहीं, आप इस चीज के एक नोट कर सकते हो कि अगर किसी के अंदर पाइप वगैरह लगे हुए हैं, किसी में नलिकाएं लगी हुई हैं, तो वो क्या काम कर सकती है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपके शरीर के अंदर जो गोल्जिकाएं होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो मेरे हाथ को अधिक ऊर्जा चाहिए, तो मेरी पूरी बॉडी से एनर्जी को हाथ में लाने का काम कौन करेंगे, गोल्जिकाएं करेंगे। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है स्त्रावण का। मुख्य कार्य, मुख्य कार्य इनका स्त्रावण का होता है। स्त्रावण, या आप लोग एक और ऐड कर लो, परिवहन, कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, आपका गोल्जिकाएं करता है। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी पॉइंट नोट कर सकते हो। ये मुख्य रूप से इसकी जो संरचना होती है, जैसे मैंने आपको विद्यार्थियों थोड़ी देर पहले ईआर पे हमने चर्चा कर रहे थे, तो ईआर की जो संरचना है वो पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगी देखने को। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, और इसकी संरचना के लास्ट में कुछ इस प्रकार की संरचनाएं नजर आती हैं, जिनको हम कहते हैं गोल्जिकाय। क्या कहते हैं हम इन्हें, गोल्जिकाय। ये गोल्जिकाय का, यानी मैं इसको बाहर निकाल के दिखाऊं विद्यार्थियों, तो ये इस प्रकार की संरचना नजर आती है, जिसमें इस भाग को कहते हैं सिस और इस भाग को कहते हैं ट्रांस। ट्रांस, ये भाग इसका अवतल होता है और इस भाग को कहते हैं उत्तल। तो ये चीज याद रखना सबसे पहले कि हमारे पास में जो गोल्जिकाय होते हैं उनका तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं, सिस्टनी, नलिकाएं और वाहिकाएं। मुख्य रूप से आप इसकी संरचना को देखोगे तो इस प्रकार की बहुत सी संरचनाएं जुड़ी होती हैं। बहुत सी संरचनाएं इसकी जुड़ करके हमारे पास में गोल्जिकाय का निर्माण करती हैं, जिसके अंदर सिस्टनी और ये इसकी ट्यूब्यूल्स वगैरह वाहिकाएं जो है वो मिलकर के किसका निर्माण करती है, हमारे पास में गोल्जिकाय का निर्माण करती है। तो ये सिस्टनी वगैरह और इसकी जो वाहिकाएं होती हैं वो मिलकर के किसका निर्माण करती है विद्यार्थियों, हमारे पास में गोल्जिकाय का। सिस्टनी और गोल्जी, ये हमारी वाहिकाएं, वाहिकाएं या नलिकाएं। हालांकि तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, सिस्टनी, नलिकाएं और वाहिकाओं से। मुख्य कार्य इसका स्त्रावण या परिवहन का होता है, और ये हमारे जो ईआर होता है उसके लास्ट वाले भाग के अंदर पाए जाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारी जो एसईआर होती है, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर जो होती है, एसईआर जो होती है वो किसका निर्माण करती है, गोल्जिकाय का निर्माण करती है। तो गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या है, स्त्रावण का है। एक और कार्य इसका आप लोग नोट कर लेना, हालांकि अब ज्यादा ये चीजें बड़ी नहीं है। ये है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड। मुख्य रूप से स्त्रावण का काम है, लेकिन यह ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण जो होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये संश्लेषण। बस आपको एक पॉइंट यहां से ध्यान रखना, कैमिलियो गोल्जी ने इसको बताया था सबसे पहले। और गोल्जिकाय जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, स्त्रावण का कार्य होता है। ये किस किस से मिलकर के बनी होती है, सिस्टनी, नलिकाएं और वाहिकाओं से मिलकर के बनी होती है।
और इसका एक शिरा जो होता है वो सिस होता है, दूसरा भाग कौन होता है, इसका ट्रांस होता है। इसके अंदर कुंड पाए जाते हैं, कुंड की तरह ये संरचनाएं होती हैं, अर्थात ये क्या करते हैं, एक जगह से इस कुंड के अंदर बढ़ते रहते हैं, जिस प्रकार से कुंड होता है, और ये एक जगह से दूसरी जगह इनका परिवहन करने में भी सहायक होते रहते हैं। इसलिए गोल्जी काय जो है उसका मुख्य कार्य कौन सा है, इस द्रावण का है। जल्दी से संरचना जो चीजें हैं वो नोट कर लो, क्योंकि ज्यादा अभी इनके अंदर हमें चीजें नहीं देखनी है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण जैसे हमारे पास में हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण था माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, जिनको हमने देख चुके हैं। अगले कोशिकांग की बात करके चले, लाइसोसोम। लाइसोसोम नाम को जब आप देखोगे तो लाइसिस, लाइसिस, और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना या अपगठन करना, या क्या करना, अपगठन करना, यानी तोड़ने या अपगठन का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। देखो जैसा नाम में भी आप लोग समझ गए होंगे, अगर आपको पूछ ले कि कोशिकाओं के अंदर सफाई करने का काम कौन करता है, तो लाइसोसोम, क्योंकि ये तोड़ता है, अपगठन करता है, अपशिष्ट पदार्थों का भक्षण भी करता है। नाम की ये इसकी खोज की बात करके चले तो क्रिश्चियन क्रिश्चियन डी डूबे ने इसकी खोज की थी, और डी डूबे ने ही इसका नाम दिया था। नाम तथा खोज, खोज की। और अगर बात करके चले तो इसके कुछ उपनाम जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। ये उपनाम कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको कहते हैं सुसाइड बैग, आत्मघाती, आत्मघाती थैला, आत्मघाती थैला, सुसाइड बैग कहते हैं इसको। अगला नाम है इसका एटम बम। अब देखो ये क्यों नाम मैं इसके लिख रहा हूं, ये चीजें आप समझने की कोशिश करना। ये क्या कोशिका में उपस्थित होते हैं, इनका काम होता है, इनके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, इसमें हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज एंजाइम उपस्थित। अब देखो इसमें क्या किया जाता है डियर विद्यार्थियों, कि कुछ ऐसे रसायन पाए जाते हैं, जैसे मैं नॉर्मली बात करके चलो, आपके हाथ पे यदि तेजाब डाल दूं तो जलेगा या नहीं जलेगा, ऑब्वियसली हमारा हाथ जल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि लाइसोसोम में ऐसे रसायन पाए जाते हैं, ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं, अगर आप किसी चीज पे डाल दोगे ना तो वो चीज नष्ट हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, या आप ये कह सकते हो उसकी सफाई कोशिका से हो जाएगी। इसका प्रमुख काम यह है कि हमारे कोशिका में मान लो कोई भी भाग मर गया, अब मरे हुए भाग की सफाई कौन करे, तो लाइसोसोम को बुलाया जाता है। लाइसोसोम को कहते हैं कि भाई लाइसोसोम तू जा और इस कोशिका की सफाई कर दे। लाइसोसोम अपने एंजाइम उस पर डालता है, उसको नष्ट करके वहां से क्लीन कर देता है, सफाई कर देता है। इसलिए हम इसको कोशिका का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। कोशिका का, कोशिका का अपमार्जक, अपमार्जक जो होते हैं ना वो प्रकृति के सफाई कर्मचारी होते हैं। अपमार्जक या सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। ओके, अब आगे बात करें, इसको हमने ये नाम क्यों दिया, सुसाइड बैग, आत्मघाती थैला क्यों दिया? यही सर्वाधिक मात्रा में पूछे जाने वाला यहां से क्वेश्चन है कि सुसाइड बैग कौन है, लाइसोसोम। ये बहुत एग्जामों में पूछा गया है कि सुसाइड बैग के नाम से किसे जाना जाता है, लाइसोसोम को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, सुनो। इसके जो रसायन है, इसके जो एंजाइम है, कई बार क्या करते हैं डियर विद्यार्थियों, अपनी कोशिका पे, जीवित कोशिका पे उन रसायनों को डाल दिया जाता है। अब मैंने एक चीज बताया था कि अगर इसके रसायन किसी कोशिका पे आपने डाल दिए तो वो कोशिका हो जाएगी नष्ट, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब इसके रसायन हमने कई बार जीवित कोशिकाओं पे डाल देते हैं, या जिसके कोशिका के अंदर जो कोशिकांग थे उन पे डाल देते हैं, उनकी हो जाती है मृत्यु। कोशिका झिल्ली नष्ट हो जाती है जब कोशिका के कोशिकांग ही कोशिका को नष्ट कर दिए, तो इसलिए इसका नाम ही क्या, कोशिका खुद ही खुद के रसायनों के कारण नष्ट हो गई। जैसे कोशिका और इसी के अंदर लाइसोसोम थे, ये लाइसोसोम ही इस कोशिका झिल्ली को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, सुसाइड बैग, आत्मघाती थैला। यानी खुद ने ही अपनी कोशिका ने मौत लिख ली, खुद ने अपनी मृत्यु को इनवाइट कर लिया, इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया, आत्मघाती थैला। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये पॉइंट भी नोट कर लो विद्यार्थियों। इसे आत्मघाती, इसे आत्मघाती थैला भी कहा जाता है, कहा जाता है, क्योंकि इसमें उपस्थित एंजाइम, में उपस्थित एंजाइम
कई बार जीवित कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं, जीवित कोशिका को ही नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे 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 सेल की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसके कारण हुई भाई इसकी मृत्यु? खुद के लाइसोसोम के कारण, कोशिका के अंदर ही तो लाइसोसोम उपस्थित था और इसी के कारण इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जल्दी से नोट कर लो भाई इसको। ओके विद्यार्थियों, आगे बढ़े। जल्दी से नोट कर लो इसको। अब हम एक बार लाइसोसोम के बारे में और चीजें और जान लेते हैं। यह है कोशिका में मृत सेल तथा अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं। मुख्य काम ही क्या हो गया इसका? अपघटन का हो गया। ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? लाइसोसोम के लिए महत्वपूर्ण है। अगले कोशिकांग पे हम और चर्चा करें विद्यार्थियों। अब हमारे ज्यादा बड़े कोशिकांग नहीं है। रसधानी, या मैं रिक्तिका लिख देता हूं एक बार। यहां से एक ही क्वेश्चन एग्जाम से बार बार पूछा गया है और उस क्वेश्चन के लिए हमें पूरी की पूरी रिक्तिका पढ़नी पड़ती है। रिक्तिका की बात करके चले तो यह पादप कोशिकाओं में मध्य में उपस्थित जरा जाओ विद्यार्थियों, पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर देखो। आपको वहां पे मैंने लिखा था कि पादप कोशिकाओं में जो रिक्तिका होती है मध्य में पाई जाती है और बड़ी होती है। ये पादप सेल में बड़ी तथा जंतु सेल में छोटी अल्पविकसित तथा फैली हुई रहती है, अब मैं कुछ इसके रिक्तिकाओं की बात करके चलूं तो रसधानी, कुछ टाइप की रिक्तिकाएं हैं। रसधानी यह पादपों में पाई जाती है, यहां से जो क्वेश्चन आया वो भी मैं बताने वाला हूं विद्यार्थियों। दूसरी बात करके चले, संकुचनशील रिक्तिका ये हमें अमीबा में देखने को मिलती है और इसी के कारण अमीबा जो है भोजन वगैरह ग्रहण करता है। खाद्य रिक्तिका, ये कुछ प्रकार की रिक्तिकाओं के प्रकार है। खाद्य रिक्तिका, ठीक है। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि टोनोप्लास्ट किसकी झिल्ली होती है? तो ये रिक्तिका या रसधानी की क्या होती है? झिल्ली होती है। तो रिक्तिका के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है भाई, कि रिक्तिका जो होती है उसकी झिल्ली किससे बनी होती है? टोनोप्लास्ट की बनी होती है, टोनोप्लास्ट की होती है। ये हमने रिक्तिका को भी देख लिया। अब एक दो कोशिकांग और हैं जिन पे हम और चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों, जैसे तारक, हालांकि इसमें हमें ज्यादा चीजें नहीं जाननी। तारक जो होता है यह है पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित, पादप सेल में अनुपस्थित यह जो है विद्यार्थियों दो सेंट्रियोल तथा एक सेंट्रोस्पियर से मिलकर के बना होता है।
सेंट्रोस्फियर, इन दोनों से मिलकर के क्या होता है, मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। और विद्यार्थियों ये ध्यान रखना, यह जंतु सेल में, जंतु सेल में विभाजन, जंतु सेल में विभाजन में सहायक, यानी जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन जो होता है वो तारक काय के कारण होता है। अमीबा में अनुपस्थित, सभी जंतु कोशिकाओं में मिलेगा, अमीबा में अनुपस्थित, अनुपस्थित। यह अरीय समिति में पाया जाता है, अरीय रूप में पाया जाता है। अरीय रूप का मतलब होता है, जैसे आप लोग किसी टायर को देखोगे, अपने बाइक या कोई साइकिल का जो टायर होता है उस टायर के समान इसकी संरचना पाई जाती है, और इसके बीचों बीच में दो सेंट्रियोल होते हैं और इसमें ताड़ियों के समान संरचनाएं हमें नजर आती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ये अरीय रूप में पाया जाता है। अरीय का मतलब होता है ताड़ियों के रूप में पाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनमें जो मैं बताता जा रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन पहुंचने की संभावना है। बाकी हमें पढ़ने सारे ही हैं, जानने जरूरी है कि भाई सारे के सारे हमें पता तो होना चाहिए। अगला हमारा एक और देख लेते हैं विद्यार्थियों, सीलिया या फ्लैजिला। सीलिया या कसाबिका या फ्लैजिला, कसाबिका। देखो ये अपने, मैंने हालांकि आप लोगों को अपनी वायु नली पढ़ाई थी ना, मैंने उसमें भी बताया था कि हमारी वायु नली में भी पाई जाती है। इसके अलावा विद्यार्थियों, जैसे कुछ ऐसे जीव, जलीय जीव होते हैं जिनके शरीर पे दौड़ने के लिए, चलने के लिए उनमें पाद नहीं पाए जाते, पैर नहीं पाए जाते, तो वो क्या करते हैं, सीलिया या फ्लैजिला जो होते हैं उनके द्वारा गमन करते हैं। तो विद्यार्थियों यह है गमन में सहायक, गमन में सहायक, सहायक होते हैं। भोजन को पकड़ने में भी ये सहायता करते हैं, भोजन को पकड़ने में सहायक। ज्यादा चीजें अपने को नहीं जानकारी लेना, इनका बस नॉर्मली जानकारी हमें होनी चाहिए। इसलिए फ्लैजिला क्या होते हैं, ये जैसे मान लो कि जल धाराओं के साथ में बहते रहते हैं, किनारों के साथ में चिपक सकते हैं, इसके अलावा अपने शिकार जो होता है इनका उसको पकड़ सकते हैं, इसीलिए फ्लैजिला होते हैं जो अत्यधिक मात्रा के अंदर जीवों को गमन में सहायक होते हैं। यहां से अगर क्वेश्चन पूछने की संभावना तो यह है कि गमन जो होता है वो किसके द्वारा होगा, सीलिया या फ्लैजिलाओं के द्वारा। ये हमारे कुछ कोशिकांग थे जिनके ऊपर हमने चर्चा कर ली विद्यार्थियों। हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, फिर हमने लवक पढ़ा, फिर राइबोसोम पढ़ा, फिर हमने अंतःप्रद्रवी जालिका पढ़ी, फिर उसके बाद में हमने हमारा गोल्जी काय पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा, इसके बाद में रसधानी पढ़ी। एक छोटा सा और लिख लो, सूक्ष्म काय या माइक्रोबॉडीज जिसको कहते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से जो इसकी आंतरिक संरचनाएं होती हैं कोशिका की, वो बहुत सी संरचनाओं से मिलकर के बनी होती है। कुछ सूक्ष्म तंतु होते हैं, कुछ सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, कुछ मध्यस्थ तंतु होते हैं। ये सभी कोशिका के कंकाली संरचनाएं होती है। एक स्टार लगा के पॉइंट लिख दो। ये कोशिका में, कोशिका में सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म वाहिकाएं तथा मध्यस्थ तंतु, मध्यस्थ तंतु कोशिका के कंकालीय भाग का निर्माण करते हैं, कोशिका के कंकालीय भाग का निर्माण करते हैं, करते हैं। ओके, अब एक और सूक्ष्म काय, माइक्रोबॉडीज। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, स्पीरोसोम, स्पीरोसोम, परऑक्सीसोम। ये कुछ कोशिकांग ही है डियर विद्यार्थियों, और ग्लाई ऑक्सीसोम। यह पादप कोशिकाओं में उपस्थित, पादप सेल में, और यह जंतु में पादप सेल में, जंतु में पादप सेल में,
और ये है पादप कोशिकाओं में। ओके, याद रखना भाई ये बीज अंकुरण में सहायक। ये हमने कोशिका की लगभग सारी स्टडी कर ली है, कोशिकांग पे भी हमने चर्चा कर ली है विद्यार्थियों। ये नाम वगैरह आप याद रखना, स्पिरोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम, और विद्यार्थियों ध्यान रखना कौन सा पादप कोशिकाओं में था, कौन सा जंतु कोशिकाओं में होता है। ये हमने कंप्लीटली एक सेल की जानकारी ले ली, कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य था उसकी सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब हमारा टॉपिक प्रारंभ होगा विद्यार्थियों केंद्रक का। केंद्रक, और देखो केंद्रक की चर्चा करें तो केंद्रक के अंदर हमने कुछ चीजें नोट की थी विद्यार्थियों, जैसे मैं ये केंद्रक बना रहा हूं, कोशिका नहीं बनाई मैंने, केंद्रक बनाया है। और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कुछ तंतु पाए जाते हैं और इनके बीचों बीच में एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसको केंद्रिका कहते हैं, और इसमें कुछ द्रव भरा होता है। ये द्रव भरा होता है। एक बार इसका नामकरण कर लेते हैं हम जल्दी से। ये है केंद्रक झिल्ली। देखो जो चीज समझने वाली है मैक्सिमम उनमें हमें ज्यादा समय देना है, लेकिन जो चीज समझने वाली नहीं उसमें हमें ज्यादा समय खराब नहीं करना। ये केंद्रक झिल्ली और ये केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य इसको कहते हैं क्रोमेटिन के तंतु, क्रोमेटिन के तंतु, और ये इसकी केंद्रिका। तो हमें केंद्रक के अंदर कितनी संरचनाएं पढ़नी है मेरे डियर विद्यार्थियों? 4 संरचनाएं। हमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन के तंतु और केंद्रिका। ठीक है विद्यार्थियों, 4 चीजें हमारे पास में आ गई, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन के तंतु, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका। सबसे पहले केंद्रक की बात करके चले तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की, आर्किड पादप की जड़ों में। आर्किड पादप की जड़ों में। ठीक है, अब हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले हमारे केंद्रक झिल्ली के बारे में। हमने पहला यहां से लिया विद्यार्थियों केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, तो ये केंद्रक के बाहर की सबसे बाहरी जो केंद्रक के परत होती है उसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह पदार्थों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब केंद्रक के अंदर कौन सी चीज प्रवेश करेगी, कौन सी को बाहर निकालना है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आवश्यक पदार्थों का अंतर्ग्रहण, आवश्यक पदार्थों का अंतर्ग्रहण तथा उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन। उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन किसके द्वारा होता है भाई? ये केंद्रक झिल्ली के द्वारा होता है। ओके, केंद्रक झिल्ली जो होती है उसको हम कहते हैं कैरियोथिका। केंद्रक झिल्ली को क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली, और इसका नाम क्या है? कैरियोथिका। कैरियोथिका हम इसको कहते हैं। और ये दो मुख्य रूप से 2 लेयर में पाई जाती है, एंडोकैरियोथिका और एक्टोकैरियोथिका। एक्टोकैरियोथिका और एंडो, या मैं हिंदी में लिख देता हूं उसको, एंडो कैरियोथिका। ठीक है भाई, और याद रखना इसके अंदर कुछ पाए जाते हैं विद्यार्थियों, प्रोटीन के कुछ चैनल पाए जाते हैं। प्रोटीन
चैनल उपस्थित, प्रोटीन चैनल उपस्थित। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि झिल्ली में क्या पाया जाता है, कुछ प्रोटीन्स बीच में दसी होती है। वो प्रोटीन क्या करती है, किसी पदार्थों के जैसे जल है तो झिल्ली तो आने नहीं देगी क्योंकि वसा की बनी हुई है, तो वो प्रोटीन सहायता करती है कि किसी भी पदार्थ को अंतर्ग्रहण किया जाए या उसको बाहर निष्कासित किया जाए। तो याद रखना भाई, इसमें प्रोटीन के क्या पाए जाते हैं, कुछ चैनल पाए जाते हैं जो डोटनुमा संरचनाओं से 8 डोट से मिलकर के बने होते हैं। हालांकि अपने को इतना डीपली नहीं पढ़ना, अपने को इतना पता होना चाहिए कि इसमें प्रोटीन चैनल उपस्थित होते हैं। इसको केंद्रक झिल्ली की स्टडी हम कैरियोथिका जो होता है उसको, कैरियोथिका जो होता है केंद्रक झिल्ली को कहते हैं। दो प्रकार की, एंडो और एक्टो कैरियोथिका। चलो विद्यार्थियों हम आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं केंद्रक द्रव की। केंद्रक द्रव्य तो ये है स्टार्सबर्गर ने हमें नाम दिया। और केंद्रक द्रव की बात करके चले तो इसमें क्रोमेटिन के तंतु पाए जाते हैं। इसमें क्रोमेटिन के तंतु पाए जाते हैं। जो चीज समझने वाली है उस पर हम मेन फोकस करते हैं भाई। इसमें क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटिन के तंतु पाए जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे, क्रोमेटिन के तंतु। क्रोमेटिन के तंतु, और क्रोमेटिन के जो तंतु होते हैं डियर विद्यार्थियों, ये तंतु मुख्य रूप से दो चीजों से मिलकर के बने होते हैं। हम नए पेज पे ले लेते हैं एक बार क्रोमेटिन के तंतु, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है भाई, यहां समझने वाली चीज भी है। क्रोमेटिन के तंतु, क्रोमेटिन के तंतु, यहां से जो क्वेश्चन बनता है सबसे पहले तो ये क्रोमेटिन के तंतु हम पढ़ने आगे, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि हमारा आनुवांशिक पदार्थ किसमें मिलेगा। हमने बोला था कि केंद्र के अंदर हमारा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, लेकिन अभी तक हमने केंद्र के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के बारे में नहीं सुना। आप लोगों का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, जो कि एक हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, मोनोसेकेराइड होता है। और राइबोसोम जो होता है उसमें से एक ऑक्सीजन का बाहर निकलने के कारण डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल उसका नाम पड़ता है। हमारा आनुवांशिक पदार्थ कौन है, डीएनए हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। क्रोमेटिन के तंतु की बात करके चले तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके डीएनए की, और डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और यह हमारा जो डीएनए होता है ये हमारे केंद्रक के अंदर मुख्य रूप से संचित रहता है, जो हमारी आनुवांशिक पहचान करवाता है कि हमारे माता पिता से जो गुणसूत्र हमारे में आए हैं वो डीएनए के माध्यम से आए हैं। अब डीएनए जो होता है उस पर चार्ज कैसा पाया जाता है, तो इस पे आवेश होता है, ऋणावेश। आवेश दो प्रकार का होता है। जैसे आप लोगों के पास में यदि कोई बल्ब चालू हो, कोई स्विच हो, तो उस पर आपको दो चीजें लिखी हुई नजर आएंगी। एक होगी प्लस, जिसको हम कहते हैं धनावेश, और एक पे लिखा हुआ मिलेगा आपको ऋणावेश, यानी माइनस ऋणावेश। यानी कि हम नॉर्मली बात करें चुंबक के दो सिरों की, तो चुंबक के एक सिरे को हम नॉर्थ पोल कहते हैं, को साउथ पोल कहते हैं। जब दोनों को पास लाओगे तो वो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। उसी प्रकार से धनावेश हमेशा ऋणावेश को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि ये विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। अब हमारा जो डीएनए है उस पे आवेश होता है ऋणावेश, डीएनए पर उपस्थित आवेश, डीएनए पर उपस्थित आवेश। लेकिन आप लोग एक चीज यहां से मनन कर सकते हो कि यदि हमारे डीएनए पर ऋणावेश है तो फिर हमारा डीएनए कोशिका में एक निश्चित आकृति के रूप में क्यों उपस्थित है, क्योंकि कोशिका के कोई अन्य भाग उस माइनस को, क्योंकि इस पे सिर्फ और सिर्फ कैसा है, ऋणावेश, इस ऋणावेश को मैंने अभी बोला है कि ऋणावेश को धनावेश अपनी ओर खींच सकता है। अब यदि इसमें ऋणावेश उपस्थित है तो इस ऋणावेश को अन्य जगह कहीं खींच के ले जाया जा सकता है धनावेश के द्वारा। जैसे आप लोग यदि बात करके चलो तो आप लोग हमेशा विपरीत प्रकृति के जो लोग होते हैं उनकी ओर हमेशा आकर्षित होते हो। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर हो या कोई अन्य वस्तु हो, ये हमेशा आकर्षण प्रतिकर्षण सिद्धांत को पालना करते हैं। यदि आप लोग अपने विपरीत लिंग वाले व्यक्ति की ओर उसकी ओर आकर्षित होंगे तो ये आकर्षण प्रतिकर्षण का सिद्धांत होता है। अन्यथा आप लोग
समान प्रकृति के जो लिंग होते हैं उनकी ओर आकर्षित नहीं होते। बाकी ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए डीएनए पे कैसा आवेश उपस्थित है? ऋणावेश। अब ध्यान रखना, इस ऋणावेश को शांत करने के लिए या उदासीन करने के लिए हमने क्या किया, इस डीएनए के चारों ओर हिस्टोन प्रोटीन उपस्थिति दर्ज करवा दी। यानी कि क्रोमेटिन के जो तंतु हैं, क्रोमेटिन के जो तंतु हैं वो दो चीजों से मिलकर के बने हैं। क्रोमेटिन तंतु जो हैं वो दो चीजों से मिलकर के बने हैं। इन तंतुओं के अंदर एक तो डीएनए उपस्थित है और इस डीएनए के साथ में एक उपस्थित है हिस्टोन प्रोटीन। याद रखना भाई, आपके आनुवंशिक पदार्थ के साथ में कौन सी प्रोटीन मिलेगी? हिस्टोन प्रोटीन मिलेगी। इस पे कैसा आवेश होता है? धनावेश। और डीएनए जो होता है उस पे उपस्थित होता है ऋणावेश। अब धनावेश और ऋणावेश दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। क्या हो गए? उदासीन। अर्थात आप लोग उपस्थित हो, यदि आप लोगों के पास में कोई विपरीत लिंग वाले व्यक्ति आकर के विराजमान हो जाए तो आप बोलोगे कि अब शायद किसी को आने की आवश्यकता नहीं है, हम विराजमान है यहाँ पे। ये आकर्षण प्रतिकर्षण का सिद्धांत की पालना होती है, मेरे सिद्धांत की पालना नहीं है। तो यहाँ पे डीएनए के पास में ऋणावेश उपस्थित था। हमने सोचा कि भाई डीएनए भाग जाएगा, अगर बेचारे के पास में कोई धनावेश आ जाएगा तो ये रुकेगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऋणावेश हमेशा किसकी ओर भागेगा? धनावेश की ओर। हमने एक परमानेंट इलाज कर दिया कि एक काम करो, इसके साथ में कोई धनावेश चिपका दो। तो हमने धनावेश के रूप में किसको चिपका दिया? हिस्टोन प्रोटीन को। अब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलकर के हो गए डियर विद्यार्थी उदासीन। अब इनकी कोई इच्छा नहीं है, अंतिम मांग कोई नहीं है। डीएनए कह रहा है कि मुझे धनावेश चाहिए था, मुझे धनावेश मिल गया है, अब मेरी कोई इच्छा नहीं बची है विद्यार्थियों। या हिस्टोन प्रोटीन कहता है कि मेरे पे धनावेश था, मेरे को ऋणावेश मिल गया, अब मेरी भी कोई अंतिम इच्छा नहीं रही है। अंतिम इच्छा पूछी जाती है और अंतिम इच्छा के बाद में सारे के सारे कार्य बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई लड़का हो अगर गलत दिशा में जाए तो माता पिता कहते हैं कि भाई छोरे का ब्याह करवा दो, है ना, ताकि उदासीन हो जाए। उदासीन होने के बाद में वो गलत दिशा के अंदर नहीं जाएगा, है ना। हालांकि आप लोग अपने आप को देख सकते हो अपना कहां उपस्थित है। आगे हम और चर्चा करें। ये हमारे क्रोमेटिन के तंतु है जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बने हैं विद्यार्थियों। ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ केंद्रक के अंदर केंद्रक की खोज और एक क्रोमेटिन के तंतु, ये दोनों यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जाल के रूप में पाए जाते हैं। अगला हमारा एक लास्ट इसके अंदर केंद्रिका रह गया है विद्यार्थियों की। केंद्रिका क्या है? चर्चा करें केंद्रिका की। केंद्रिका तो यह है केंद्रक का केंद्रक, केंद्रक का केंद्रक। केंद्रक का भी क्या है? ये केंद्रक है। और विद्यार्थियों इसमें एक लाइन आप लोगों को याद रखनी है जो मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। आप लोग याद करो, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, शायद पिछले वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम जाना जाता है, लेकिन राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है? केंद्रिका। तो इसमें लिख देते हैं विद्यार्थियों, राइबोसोम की फैक्ट्री, राइबोसोम की फैक्ट्री। राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है? हमारी केंद्रिका। तो हम लोगों ने सभी ने मिलकर के हमारी कोशिका को कर दिया कंप्लीट, टाटा बाय बाय। अब हमारा जो कोशिका विभाजन है वो एक टॉपिक रह गया है, वो भी महत्वपूर्ण है। हमारी एक क्लास का कंप्लीटली वो टॉपिक मानो। हमने कोशिका का इतिहास भी देखा, कोशिका के प्रकार देखे, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे के सारे कोशिका हमने पढ़ा है विद्यार्थियों बेहतरीन तरीके से। और आप लोगों ने भी पूरी जोश और एनर्जी के साथ में इन सभी को पढ़ने की कोशिश की है। तो विद्यार्थियों अपना जोश और जुनून बरकरार रखो, क्योंकि हमें फिर से मुलाकात करनी है, फिर से हम लोगों को जुड़ना है और हम जुड़ेंगे अब नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ में। हमारा अगला टॉपिक होगा विद्यार्थियों कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। हम किस प्रकार से कोशिकाओं के अंदर विभाजन होता है। जैसे एक कोशिका मर गई तो उस कोशिका के मरने के बाद में नई कोशिका कहां से आई। अब मुझे कोई नहीं बोलेगा ओमनिस सेल्यूल ई सेल्यूला किसने दिया था? हमारे रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। और क्या कहा था कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका पुरानी कोशिका से होता है। पुरानी तो मर गई, लेकिन उसमें क्या होता है? विभाजन। एक भाग से दो भाग बना देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विभाजन। विभाजन हम पढ़ेंगे कि एक विभाजन अर्धसूत्री होता है और एक होता है समसूत्री। उससे पहले हम एक बार गुणसूत्र के बारे में भी जानेंगे। आप लोगों में कितने गुणसूत्र उपस्थित हैं? 46, जिनमें आपके मम्मी पापा की पहचान उपस्थित है। आप 46 गुणसूत्रों के साथ में उपस्थित हो। यदि आपकी कोशिका में 46 है, हम उनमें अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो जैसा कि नाम से समझ रहे होंगे कि अर्धसूत्री आधे आधे गुणसूत्रों में हम बांट देंगे।
समसूत्री का मतलब है कि हम उनको समान गुणसूत्रों के अंदर बांटेंगे और हम समान गुणसूत्रों में उन्हें आगे बांट करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे भेजने का कार्य करेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक होगा कोशिका विभाजन। आप लोग जुड़े रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।